तो अमन जी, ये था हमारे आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब ने। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आज का हमारा योग सत्र रहा। और रेखा बहन जी के लिए बहुत बहुत तालियां, और हमारे माया बहन और कुमारी मधुजा जी ने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार उनका, और जोरदार तालियां उनके भी लिए। तो और रेखा जी हमारे बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर। रेखा जी, ये तो जब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माया जी, बहुत सुंदर मधुजा जी, बहन जी, बहुत सुंदर, दोनों का बहुत सुंदर विजन, बहुत सुंदर योग रेखा जी का, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद जी। आदरणीय रेखा बहन जी, आप अब जुड़ी है, तो आप फिर से योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित है। जी पिछले सप्ताह में जी आप जी आदरणीय, हाँ जी, जी बहुत आदरणीय, आदरणीय दी जी, एक बार पुनः आदरणीय सदस्य को मैं नमन करते हुए आज की योगाचार्य जो रेखा रतुरी जी हैं, बहन रेखा रतुरी जी के बारे में दो बातें बताना चाहूँगा। कि आप उत्तराखंड से हैं ये तो मालूम है ही है, देहरादून से हैं, लेकिन इनकी बारे में खास बात यह है कि विगत कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, यानी पिछले साल आपको डेंगू ने बहुत ही खतरनाक ढंग से जकड़ लिया था, और उसके कारण आपके पूरे शरीर में लकवा हो गया था, और आपने 5 महीने तक अस्पताल में ही आप रही, और यानी एक असह्य समय था आपका वो। लेकिन आपने हिम्मत बढ़ाई और आप प्राणायाम करते रही, फिर धीरे धीरे उठी और आप स्वस्थ हुई योग के बल पर। और जब आप स्वस्थ हुई तो आपने साइकिल से यात्रा करनी शुरू की, और आपने साइकिल से जब यात्रा की तो केदारनाथ तक आप साइकिल से गई, और यहाँ तक कि नेपाल की पशुपतिनाथ तक अपनी साइकिल से यात्राएं की। फिर आपने योगा सेंटर अपना शुरू किया, और उसमें ऑनलाइन योग सिखाती हैं। अमेरिका और यूरोप के लोग भी इस योग कक्षा में जुड़ते हैं हमारी बहन रेखा जी के साथ। और बड़ी बात ये कि जब आप पशुपतिनाथ गई तो आपने अपने जो शिष्या हैं या आप अनुयायी हैं या जिनको आप योग सिखाती हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। तो आपने अपने सिर के जो बाल हैं, यानी अपना मुंडन वहां करवाया, और ये संकल्प लिया कि लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए आप कार्य करेंगी। तो पुनः पुनः आपका अभिवादन, पुनः पुनः आपका धन्यवाद। मैं वापस पहुंचता हूं आदरणीय रंजना बहन जी तक। जी नहीं, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। सुंदर हमारी रेखा बहन जी का परिचय दिया आपने, और मुझे लगता है एक बार तो योगाहार मंच पर उनको आपने आमंत्रित किया, आपका तो मैं धन्यवाद। और रेखा बहन, सच में आप आज आपने योग सिखाया, और एक बार फिर आप जब समय मिले तो आप फिर से हमारे योगाहार मंच पर आमंत्रित है आप। और भी हमारे आपके साथ जुड़े अगर देहरादून से कोई भाई बहन है या कहीं और भी आपका परिचय है, तो उनको भी योगाहार परिवार में योग सत्र लेने के लिए आप आमंत्रित कर सकती है। ये आपका भी परिवार है। तो मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल भाई साहब से सादर निवेदन करती हूँ कि अगला सत्र आप द्वितीय सत्र की तरफ हम चलते हैं। और द्वितीय सत्र में आज के हमारे मुख्य वक्ता जी अगर हमारे सदन में बिल्कुल रेडी है तो आप उनको आमंत्रित करिए। जी चलिए सर, नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं क्लास छोड़ती हूँ। जी जी नमस्ते। बहुत बहुत रेखा अच्छा है, बहन, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक, आपको जब भी समय मिले फिर आइए। जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दीदी जी, हमारी आज की जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय शेष राम जी, वो जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं। तो अगर शेष राम जी तक आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया आप प्रकट हों, अन्यथा मैं उन्हें फिर से कांटेक्ट करता हूं। उनके लिए गूगल मीट, गूगल लिंक नया है, और मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास वापस आता हूं।
जी दिनेश भैया, हमारे मुखवक्ता जी जुड़ गए हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो जुड़े हुए हैं, शेष राम जी के नाम से जुड़े हैं, लेकिन मुझे आइकन में अभी दिख नहीं रहे हैं। आदरणीय शेष राम जी तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप माइक खोलिएगा। नहीं जुड़े दिनेश भैया, शेष नाम से। हाँ। जी जी, हम्म, जुड़े नहीं है दिनेश भैया। और तब तक आप उनको फोन से बात करिए एक बार फिर से। जी। हाँ, अच्छा, क्या जो आइकॉन मैं देख रहा हूँ लोकल बॉय, क्या शेषराम जी इसी नाम से हैं? जी 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 बिल्कुल। जी जी जी। जी जुड़ गए हैं जी, अपना माइक ऑन करिए। आवाज कम आ रहा है। राम जी, आवाज नहीं आ रही जी। आप सबको मेरे सुबह के नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप सभी ठीक है? आप अपना जी बढ़िया है। एक बार परिचय जी 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 आदरणीय, क्या मेरी आवाज पहुंच रही होगी? आपकी आवाज आ रही जी आ रही है दिनेश भाई आपकी आवाज़। जी जी जी, हाँ क्षमा करिएगा, कुछ शायद कुछ व्यवधान था। और आदरणीय शेषराम जी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हैं, नुगराड़ी आपका गांव है। आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेते हैं, खासकर फल और सब्जियां, और सब्जियों में आपने टमाटर की खेती को खूब बढ़ावा दिया है। तो आज आप का इस योगाहार के मंच पर स्वागत है, वह योगाहार का मंच जो कोरोना काल से प्रारंभ हुआ और आज 1173वां दिवस है। तो योगाहार के द्वितीय सत्र में, प्रथम सत्र में हमने योग किया और द्वितीय सत्र में आपके साथ हम वार्ता कर रहे हैं। भारत के विभिन्न स्टेट से, राज्यों से सभी योगी जन उपस्थित हैं। तो सभी की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिवादन करता हूं। कृपया आप ये बताइए कि आप किस तरह की खेती करते हैं, क्या क्या खेती करते हैं, और उसके बाद टमाटर की खेती पे आते हैं। आदरणीय शिषपाल जी, शेषराम जी। आदरणीय आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार जी। मैं छोटा किसान हूँ, ऐसे बड़ा तो नहीं बोल सकता। वैसे मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूँ कि हर एक सब्जी उगाऊँ और अच्छे ढंग से सब्जी उगाऊँ जो कि जहर मुक्त हो। और मेरा कॉन्सेप्ट यही रहा है कि कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और अच्छी फसल उगाना। ज़्यादातर हमारे यहाँ ना टमाटर लगाते हैं, और टमाटर का ऐसा है कि हम उसकी पनीरी भी खुद तैयार करते हैं पौध, और लगाते भी हैं, और उसको अच्छे ढंग से ट्रेन भी करते हैं। जैसे कि हम जीवामृत की स्प्रे करते हैं, जिसमें गाय का गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, गोबर हो गया और दूध, उसको मिलाकर हम इसका एक मिश्रण करते हैं तैयार, और उसको हम उसका छिड़काव करते हैं, जिससे हमारा फल का साइज भी अच्छा है और फूल भी टिकते हैं और सब्जी भी अच्छी हो जाती है हमारी। तो हमारा शिमला मिर्च का और बैंगन का भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, और खीरा भी लगाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अच्छी फसल हो गई है हमारी यहाँ से।
और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारा साथ दे अच्छी तरह फसल, और काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं। और दूसरों को भी हम यही बताते हैं कि आप अच्छी से अच्छी सब्ज़ी उगाएं ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए सब्ज़ी। और अच्छे, अब जैसे कि जो हमारी जो स्प्रे वाली हो जाती है ना सब्जियां, वो ख़राब हो जाती है। जैसे आप आज ले जाते हैं तो वो तीसरे दिन में सड़ जाएगी। जैसे वो हमारी जैविक खेती वाली सब्जी होगी तो उसका हम 5 से 7 दिन अच्छी ढंग से टिक जाएगी वो। तो उसका कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना हो सके तो जहर मुक्ति खेती को ख़त्म करो। जैसे अच्छे ढंग से करो, जहर वाली खेती करनी ही नहीं किसी ने। गाय रखिए, गोबर फेंके खेत में, और हर तरह से आप कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो जी, एक जी, दूसरे को जी। पूछिए। बहुत ही सुंदर जो आपकी खेती की जो दर्शन हैं अभी होंगे आगे, उस पे अन्य वार्तालाप भी होगी। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं और आपके जो खेतों में कौन-कौन से फलों, अगर फलों में कहा जाए तो कौन से फल होते हैं, और सब्जियों में क्या-क्या उत्पादन आप कर रहे हैं? फल तो यहाँ मैंने पल्लम, आड़ू, जापानी लगाए हैं और अच्छा उत्पादन हुआ है। मैं उनको खुद मार्केट की तरफ ले जाता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ से है 80 किलोमीटर कुल्लू की तरफ है, मनाली के पीछे की तरफ है बंदरौल सब्जी मंडी, वहाँ पे अच्छा दाम मिलते हैं हमारे को, तो वहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे लोकल तो नहीं बिकता इतना। तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन हुई अब की बार वैसे तो फ्रूट में भी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बागवानी तो एक दो ही है, बाकी यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा उगाते हैं। टमाटर की खेती ज़्यादा है और गोभी, फूल गोभी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। जी, आपने कहा कि फूल गोभी का उत्पादन होता है, टमाटर की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश से योगार से जुड़े हुए कई सदस्य हैं, और वो बागवानी भी करते हैं, जो जी जी। सब्जियों में अलग-अलग तरह की सब्जियां भी उत्पादन करते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो पॉली हाउस में खेती करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाकुरदास जी, आदरणीय ठाकुरदास जी और आदरणीय बहन पिंकी देवी जी भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो क्या अन्य लोगों की तरह आप जो अपनी सब्जियों की खेती है उसे ओपन में करते, खुले खुले खेत में करते हैं, या पॉली हाउस आपने लगाए हैं? यहाँ पे सारे ओपन करते हैं और मैं भी खुद ओपन ही करता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे पॉली हाउस नहीं है। जी, जी। और दूसरा ये कि जो आप टमाटर की तरफ आपने फ़ोकस किया है, वैसे शिमला मिर्च और गोभी भी आप उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जी जी। आपका जो मैसेज देखा और जो मैसेज मिला मुझे आदरणीय पवन सर के मार्फत में, और बाद में आपने बताया कि आप हितुल जी की जो कृषि अपडेट है, उसको फ़ॉलो करते हैं, तो उसके माध्यम से आप खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप टमाटर पे ज़्यादा फ़ोकस क्यों किया आपने? टमाटर में ऐसा है कि उसमें मेहनत कम लगती है। वैसे होता है क्या, उसमें तुड़ान होते हैं, जैसे कि आप मानो कि 15 से 20 तुड़ान हो गए उसमें। आपको जैसे कि फर्स्ट में रेट नहीं मिला, बीच में मिल सकता है या लास्ट में, वैसे उस हिसाब से मतलब आ जाता है, रेट मिल जाता है कहीं ना कहीं। उसमें मतलब आप एक तरफ से आप तुड़ान करते जाओ, दूसरी तरफ और लगते जाएंगे उसमें ऊपर ऊपर। गोभी का ऐसा होता है, एक बार आप काटेंगे तो उसको खेत साफ होता जाएगा। आपको रेट ना मिल गया तो ठीक, नहीं तो हो गया साहब। इसमें होता है कि आप कहीं ना कहीं आपको दाम मिल ही जाएगा, फर्स्ट में नहीं तो बीच में नहीं तो लास्ट में, ऐसा। जी, तो आपने कहा कि जो टमाटर की फसल है, एक पौधे से हम कई टमाटर ले सकते हैं। आपकी जो टमाटर की खेती है, कितने क्षेत्रफल में होती है? यानी आपका जो खेत का दायरा कितना है? और साल भर में कितनी फसलें आप टमाटर की लेती हैं? जो हम अब अभी जो
हमने जो मार्च में जो टमाटर लगाया, हमने 4 बीघा में लगाया है। तो अभी तो उसका चला है तुड़ान, आजकल रह गया, अभी 10-15 दिन में हो जाएगा ख़त्म। अब ये हमने जैसे कि वो बरसात का जो बारिश के पानी से लगाते हैं टमाटर, वो हमने अभी लगाना शुरू कर दिया है। तो साल में 2 फसलें निकाल देते हैं हम। जी, और साल में जब 2 फसलें आप लेते हैं तो उसके लिए खाद खुराक भी अ, अच्छे से देना ज़रूरी होता है। तो जो खाद खुराक की बात की जाए तो आप किस तरह से देते हैं? कौन-सी खाद देते हैं ताकि फसल स्वस्थ और अच्छी उत्पादित हो? और साथ में जो कीट का प्रकोप होता है, उसे बचाने के लिए आप अपनी खेती में क्या प्रयोग करते हैं? खाद को तो हम ऐसे जो वर्मी कंपोस्ट होता है, गाय का गोबर जो 1 साल 2 साल पुराना होता है ना, भुरी-भुरी खाद बोलते हैं उसको, जैसे कि बिल्कुल जो हाथों में ऐसे ही आ जाती है, तो उसको हम फेंक देते हैं निंदाई-गुड़ाई के वक़्त भी। और जैसे कि जुताई करने से पहले भी गोबर फेंकते हैं। 1-2 बार जुताई करते हैं ताकि मिट्टी हल्की बनी रहे और टमाटर अच्छी ग्रोथ ले। और उसके लिए कीड़ों के लिए हम ऑर्गेनिक, जो कि हमारे घर में होता है सब कुछ, खट्टी लस्सी बोलते हैं हम उसको तांबे के बर्तन में डालते हैं और उसका छिड़काव करते हैं ताकि कीटों से छुटकारा मिले। और एक हो गया हमारा डोडास्त्र बोलते हैं जिसको, प्राकृतिक खेती का ही है, एक कंसेप्ट है उसमें भी। आप उसमें मिर्च, लहसुन, नीम के पत्ते कूट कर और उसको बारीक पीस कर उसको हम पानी में डालें और उसका छिड़काव कर सकते हैं, और जिससे हमारे खेतों में कीट आने बंद हो जाएंगे। जी, और जब आपने बताया कि आप गोबर डालते हैं तो फिर स्वाभाविकतः जब आप जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आदरणीय सदस्यों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि आपके पास गाय होंगी, क्या गायों की संख्या कितनी होगी? तो गाय के बारे में, पशुपालन के बारे में अवश्य बताइए। मैंने गाय 3 रखी है, और एक तो हमारे जैसे देसी गाय बोलते हैं वो है। ज़्यादातर प्राकृतिक खेती में देसी गाय का होना ज़रूरी है। देसी गाय या फिर आप गिर गाय ले लो या फिर साहिवाल, उनके जो गौमूत्र गोबर में बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं, वो प्राकृतिक खेती में बहुत सहायक होते हैं। और गोबर जितना आप घर में गाय रखेंगे उतना आपको बेनिफिट है। आप दूध भी काम आएगा, आप बाज़ार में बेचो, और उसका गोबर भी काम आएगा, उसकी लस्सी खेतों में छिड़काव करने का काम आएगा। आपका एक भी ऐसा वेस्ट नहीं होगा कि आप अच्छे ढंग से आप मेंटेन करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है, और गाय का पूरा खर्चा भी वही उठा लेगी, क्योंकि आप दूध भी लोगे उसी से, स्प्रे भी वहीं से निकलेगी, आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब खेत में आप गोबर फेंकेंगे तो आप घास उगा सकते हैं। हमारे तो यहाँ पे जंगलों में होता है घास, ना उसमें स्प्रे होती है ना खाद होती है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। तो हम खुद अच्छा गाय को खिलाएंगे तभी वो हमारे को अच्छा देंगे। हम ऐसे जहर खिलाएंगे तो हम भी खुद जहर ही खा रहे हैं। तो ऐसा है कि खेती करने के लिए देसी गाय का होना ज़रूरी है। जी, खेती के लिए देसी गाय की बात आपने करी ही है, और आदरणीय ठाकुरदास जी का हैंड रेज़ है, लेकिन मैं कुछ देर बाद आपके पास आऊँगा, अन्य सदस्य भी आपसे वार्तालाप करेंगे। तो पहले हमारे आदरणीय वक्ता आज की शेषराम जी बता रहे हैं अपनी खेती के बारे में। आप जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, और सर जब आप टमाटर की खेती की बात करते हैं
तो जो एक बार पुनः बताइएगा ये कितने क्षेत्रफल में आप टमाटर की खेती कर रहे हैं और क्या मार्केटिंग के लिए आपको कोई दिक्कत होती है? 4 बीघा में हमने वहाँ पे टमाटर लगाए हैं और मार्केटिंग का ऐसा है कि हमारे जो व्यापारी हैं यहाँ खेतों में आते हैं और वहीं से ही हम माल बेचते हैं, वहीं से पैक करवाते हैं और वहीं हम पैसा भी वहीं मिलता है हमारे को खेत में ही, और हम वहीं पे ही पूरा जो सब्जी है, फल है, सब कुछ वहीं पे बेचते हैं। जी, यानी किसान के द्वार ही जो व्यापारी जाते हैं ये बात है। और अगर ये कहा जाए कि आपको मार्केट रेट से पहले तो ये कि पूरे साल भर में कितना उत्पादन कर लेते हैं या कितनी कमाई आप टमाटर से कर लेते हैं, और जबकि आपके खेतों में ही व्यापारी जा रहा है तो मार्केट रेट में और आपके खेत से जो रेट आप लिया जाता है उसमें कितना अंतर होता है? अंतर ये है कि उसमें जैसे कि हम जाते हैं खुद यहाँ से टमाटर लेके अपनी गाड़ी करके सब्जी मंडी की तरफ, तो वहाँ पे ऐसा होता है, मेरे पास है 50 कैरेट टमाटर की, वहाँ पे बोली लगेगी थोड़े थोड़े, जैसे कि आपकी 10 कैरेट बिक गई 1000 रुपये की, 5 बिक गई 700, और नीचे नीचे जाता है। जैसे कि वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आपके पास 100 हो, 50 हो, 10 हो, जितनी भी क्रेटें होगी उसका दाम लगेगा एक ही। 800 के तो 50 क्रेटों का 800 ही रेट मिलेगा। तो साल भर में जैसे काफ़ी पिछले साल तो बहुत अच्छा रहा रेट टमाटर का, तो अब की बार भी आशा है ऐसी अच्छे दाम ही मिले हमें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेहनत का फल ही मिलता है ज़रूर, तो हर साल 6 से 7 लाख अर्निंग हो जाती है टमाटर से। बाकी हम लहसुन भी बेचते हैं और उसमें भी हम काफ़ी मुनाफा कमा लेते हैं। जी, ये सुंदर बात आपने कही है। और अगर इसी के साथ साथ मैं ये जोड़ूं कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ चिड़ियों की चहचहाट आ रही है और वो सुप्रभात सुप्रभात कह रही हैं। अगर आप माइक खोलें और अपनी खेती के दर्शन कराएं तो उसके बाद में आदरणीय सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि आपसे वो वार्तालाप करें। पहले आप कृपया कैमरा खोल करके अपनी खेती के दर्शन कराएं। अभी तो मैं वहाँ हूँ जहाँ पे मैं अभी बरसात के टमाटर लगा रहा हूँ ना, तो पुरानी खेती अभी मैं बता नहीं सकता, तो अभी वो बहुत दूर है। तो अभी मैं जहाँ टमाटर लगा रहा हूँ वहाँ का ज़रूर बताऊँगा। जी, तो ये आदरणीय सदस्य देख रहे हैं हिमाचल का एक गांव, और गांव है वो गांव जहां से आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री श्याम जी हैं जो टमाटर उत्पादक हैं और साथ में अन्य फसलें आप उगाते हैं। ये गांव है पहाड़ियों पे है। नुगराड़ी। जी, और पहाड़ी पे स्थित ये गांव गांव नुगराड़ी, क्षेत्र पटोला, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये आपको मैं एक पौध बताता हूँ जिससे साबुन बनता है। और ये रीठा का आप ये चित्र दिखा रहे हैं, पेड़ दिखा रहे हैं, तो ये रीठे के कितने पेड़ आपके पास होंगे? इसके सर 5-6 है, ज़्यादा नहीं। जी, तो ये अगर आप इसका उपयोग घर में तो कर ही रहे होंगे, क्या जी बाजार जी। में इसका इसका क्या रुपये किलो बिक जाता है रीठा? ये मार्केट में इसका रेट है 80 से 100 तक मिल जाता है। जी, तो इस तरह से हम आज देख रहे हैं हमारी जो मुख्य वक्ता हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से आदरणीय श्री श्याम जी, और ये कुछ छोटी-छोटी अलग-अलग तरह की फसलों से अपनी आजीविका संवर्धन कर रहे हैं। साथ में आप
जैविक खेती की तरफ और जैविक खेती के बाद प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होंगे। जो वार्तालाप आपने की आदरणीय सदस्यों ने सुनी, और इसी क्रम में मैं सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार पहुंचता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आज की मुख्य वक्ता जी से आप कमेंट के साथ वार्तालाप साझा करें, ऐसा निवेदन है। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आपके हमारे मुख्य वक्ता जी बहुत सुंदर, आपके घर भी बहुत सुंदर दिख रहा है जो यहाँ पर बना हुआ है स्टोर के रूप में, उसको भी एक बार दिखा दीजिए, उसको कैमरा ऑन करके। जो पीछे घर है, पत्थर से बना हुआ घर है, परंपरागत रूप से ये घर बनते हैं और इनको देख करके भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि देखिए एक पत्थर नहीं है, इसमें बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं, छोटे-छोटे पत्थर हैं। उनको सबको मिला करके जो मेहनत की होगी मकान बनने में, और ये हमारे सीमेंट और ईंट और बाकी चीज़ों से बहुत गुना अच्छे मकान हैं। मैंने भी इन मकानों को देख रखा और इसमें ये मधुमक्खी का जाला भी दिखा रहे हैं। ये मधुमक्खी का जाला भी आपके ये परंपरागत तरीके से मधुमक्खी के जाले हैं। इसके अंदर मधुमक्खी रहेगी। ठंड का समय होता है तो मधुमक्खी बाहर के उसके लिए बॉक्स के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है। ठंड से भी बचती है, भालू से भी बचती है, बाकी चीज़ों से भी उसका बचाव हो जाता है। तो ये हमारा परंपरागत मकान भी ये दिखा रहे हैं। आप अंदर जा कर के अंदर भी चले जाइए, एक बार अंदर भी दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया है कि ये कैसा है, कच्चा है लेकिन ये स्टोर के रूप में शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे। इसको देखते हैं जब हम, और दिल बहुत खुश हो जाता है। मैंने भी ऐसे पहले जब मैं गाँव में था मैंने सब देखे हैं, तो इसको देख कर के बहुत आनंद आता है और आज भी मैं आनंदित हूँ। तो अंदर की तरफ से आपका जो जाला है वो कैसा दिखता है मधुमक्खी का, उसको भी अगर आप दिखा देंगे। अभी तो लेप रखा होगा उसको, दिख रहा है? नहीं। अंदर से जो जाला मधुमक्खी का जहाँ से शहद निकालते हैं, क्षमा उसको कैसा चाहूंगा मैं दिखता सर, है? जी। ये सर ये गोबर है। हाँ, यहाँ पे हमने ना गाय बांध रखी थी और इसका गोबर यही हम यूज करते हैं खेत में। ये हुँ, जो भूरी भूरी खाद है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये गाय की गौशाला। जी गौशाला के रूप में इस्तेमाल होता है कमरा। उसके जी जी जी। दीवारों में मधुमक्खी का जाले हैं, उससे भी जो भी शहद वगैरह निकलता है, वो भी बड़ा उपयोगी होता है और उसको उसको जब जाला खोलते हैं, तो अपने आप में ये एक अद्भुत-सा उसका एक अनुभव है। तो आज की वार्ता बहुत सुंदर रही है, बहुत सुंदर है। मैं आज के मुख्य वक्ता से ये भी पूछना चाहूँगा कि जो आप ग्रुप में जो जुड़े हुए थे हितोल अवस्थी के, उससे आपको किस प्रकार का फ़ायदा होता है? और उससे आपको किस प्रकार की जानकारी मिलती है? और ऐसी कौन-सी जानकारी है जिसको आपको अब नहीं मिल पाती है और आपकी अपेक्षा रहती है कि मुझे ऐसी भी जानकारी मिले? तो जो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं, उसमें आपको कैसा फ़ायदा होता है? क्योंकि इससे पहले दिनेश जी ने बताया था शायद कि आप वो वहाँ से जानकारी लेते हैं, उसको अपने कृषि में भी उपयोग करते हैं। हाँ, मैं फेसबुक चलाता था और खूब बहुत समय से मैं उनका कृषि अपडेट में बहुत सारे कोई जानकारी मिलती थी मुझे। वैसे कोई सब्जियों के बारे में, कहीं रेट के बारे में, कहीं पेड़ पौधों के बारे में, कैसे प्रूनिंग की जाती है, कौन से वैरायटी लगाओ टमाटर की, हर एक वैरायटी। जैसे मैं उनसे जुड़ता रहा, जैसे कृषि अपडेट के साथ जैसे वो पोस्ट डालते थे कोई भी, तो मैं उसे शेयर कर लेता था। जो मुझे अच्छा लगता था कि नहीं, मुझे नहीं, बाकी और लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें है इसमें, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और उनके साथ मैं 2-3 सालों से जुड़ा हूँ। और पिछले साल उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि आप कृषि अपडेट बिजनेस चैलेंज में हिस्सा लो। तो मेरा कॉन्सेप्ट एक रहा कि मैंने भी एक अपना सरसों का प्रस्ताव दे दिया कि सरसों की खेती से हमें कितने बड़े फ़ायदे होंगे। उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ लिखा, और वो भी सरसों का एक ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। ना उसमें स्प्रे होगी, ना उसमें खाद डली जाती है, उसमें गाय का गोबर
का ही इस्तेमाल होता है और आप अपने घर के लिए अच्छा सा तेल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम साल भर मार्केट का तेल भी नहीं यूज़ करते, अपना खुद का ही होता है। तो जो मैंने दिया और मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया है, सेकंड पोजीशन पे आया हूँ मैं उस वक़्त, पिछले साल 2023 में। तो उनके साथ वो फिर हमारे खेतों में विज़िट हुए, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें भी शेयर की कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप दूसरों लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरा यही है कि मैं डेली सुबह सब्जियों से संबंधित जानकारी पोस्ट करता हूँ, स्टोरी लगवाता हूँ जब, और काफ़ी लोग मुझे यहाँ से भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अच्छा करता है। और हर एक लोगों को मैं भी अपनी जो मेरे मुझ में जो ज्ञान है, जितनी भी जानकारी है, मैं सबको बता देता हूँ सब्जियों के बारे में। जी, जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस मंच पर भी, इस योगाहार मंच में भी मुझे लगता है कि अ, अगर हम चैलेंज की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो साथी इसमें आए हैं, उन सब ने अपने-अपने अनुभव यहाँ पर बताए हैं और सबके अनुभव अपनी स्थिति के अनुसार किसी न किसी रूप में बहुत बढ़िया रहे हैं और अनुकरणीय रहे हैं। तो आप भी इस मंच के माध्यम से जुड़ते रहिएगा, समय-समय पर अपने भी अपडेट देते रहेंगे और बीच-बीच में हम ऐसे आपके खेत का अवलोकन करते हुए जब फसल तैयार हो जाती है, तो उसको बाकी लोग भी जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन मन में खुशी होती है और इसी प्रकार से आप काम करते रहें। आपको बहुत अभिनंदन है, बहुत शुभकामनाएँ हैं कि इस प्रकार से आप काम करते रहें और अपना जो आपका कार्य है वो अच्छा करें। मैं बस एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा था कि आपके जो टमाटर होते हैं, वो साल भर में कितना उत्पादन आप ले पाते हैं अपने खेतों से? 5 बीघा आपने बताया कि आपने लगाए थे टमाटर, वो कितना उत्पादन इसका साल भर में हो जाता हम वहाँ पे 4 बीघा में करते हैं, जैसे गर्मियों के टमाटर, जैसे मार्च में लगाते हैं और ये जुलाई लास्ट अगस्त 10 अगस्त तक हो जाता है क्लोज़। तो उसमें हमारा उत्पादन हो जाता है, जैसे कि क्रेट बोले उसमें 25 किलो की एक क्रेट होती है, उसमें 25 से 26 किलो टमाटर आ जाते हैं, वो हमारे 6 से 700 निकल जाती है। तो जैसे कि हम आजकल लगा रहे हैं टमाटर बरसात के पानी से, जहाँ की पानी की सुविधा नहीं है वहाँ हम लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाता है ऐसा 200-300 क्रेट का। है? जी, मतलब कुल मिलाकर करीब 600-700 क्रेट के आसपास आपका सालाना उत्पादन इसमें हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया और यहीं पर आपके जो व्यापारी आते हैं मंडी से, यहीं पर ले जाते हैं। तो आपको खेत पर बेचना अच्छा लगता है या मंडी में ले जाकर के बेचना आपके लिए फ़ायदेमंद है? वैसे तो खेत पे ही ठीक है, हमारा को ऐसा है कि जैसा रेट मंडियों में मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। वहाँ पे भी व्यापारी ऐसे होते हैं कि किसी का माल ज़्यादा आ गया तो वो पहले ही देख लेते हैं कि इनके पास माल ज़्यादा है और रेट इनका कम लगाना है। तो वैसे अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जैसे मेरे पास 50 क्रेट होगी तो उसका सभियों का दाम एक नहीं लगेगा, किसी का 1000, किसी का 800, किसी का 300, किसी का 200 लगेगा। तो हमारे यहाँ जो व्यापारी आते हैं गांव में, तो वो हमारे पास 50 क्रेट हो चाहे 100, उनका एक ही दाम लगेगा, 800 है आज बोली तो 800 के सारे सभी का रेट बराबर लगेगा। तो इसी वजह से हमारा को जो आने जाने का टाइम भी बच जाता है, गाड़ियों का किराया भी बच जाता है, तो हमारा यहीं पे ही संतुष्ट है, हम खेत पे ही। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्योंकि टमाटर की जो फसल होती है, वो वैसे भी बेमौसमी फसल है और प्लेन्स में जब कभी नहीं होती है तो वो सारा टमाटर हिमाचल और उत्तराखंड से ही आता है, उत्तर उत्तर भारत में। तो इसलिए बहुत बढ़िया है यहाँ के बेमौसमी
सब्जी के रूप में इसका एक अच्छा वो है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप जब लेकिन आपके जो बाकी उत्पाद हैं उसको आप मंडी में ही बेचते हैं या बाकी उत्पाद का कैसे करते हैं? वो भी आपके सारे यहीं से बिक जाते हैं? जैसे अब रीठा है, उदाहरण के लिए आपके 4-6 पेड़ हैं रीठे के, तो उसका जो उत्पादन है क्या उसको आपको बाहर बेचना पड़ता है या वो भी यहीं पर ही आपका मार्केट हो जाता है, घर से ही हो जाता यहाँ पे यहाँ पे लोकल व्यापारी आते हैं और यहीं पे ही बेच देते हैं हम। जैसे गोभी, हर एक सब्जी और थोड़ा सा है फ्रूट में यहाँ पे अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे कुल्लू बेचते हैं उसका। वहाँ पे ना बाहर के व्यापारी आते हैं, जैसे लुधियाना के, दिल्ली के हो गए, वो अच्छे दामों से ले जाते हैं। वहाँ पे हम सब्जी मंडी में लगाते हैं और वहाँ से अच्छे रेट मिल जाते हैं हम हमारे को वहाँ से। जी, जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आप काम कर रहे हैं। आपने अच्छी तरह से बताया भी, तो आपको हम फिर से सुनेंगे आने वाले समय पर। आपका स्वागत है इस व्यवहार कार्यक्रम में और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दिनेश जी, वापस से आप मंच को संचालित करते हुए आपको धन्यवाद। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और ये सुंदर वार्ता इस तरह से आगे बढ़ी और हम बात कर रहे हैं आदरणीय शीशाम जी से, आप मंडी से हैं। जिस समय सब्जियां मैदानी क्षेत्रों में नहीं होती हैं, उस समय बेमौसमी सब्जियां पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। इसका लाभ किसान को मिलता है और अगर वो संयत रूप से अच्छे तरीके से खेती आगे बढ़ाता है तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। इसका उदाहरण आदरणीय आशीष राम जी हैं। और मैं आदरणीय सबसे पहले तो आदरणीय उमा शंकर जी को नमस्कार करते हुए ये कहना चाहूँगा, आपका कैमरा हिल रहा है, तो या आप स्थिर रहिएगा तो अच्छा रहेगा अथवा कैमरा बंद करिएगा सर। और मैं पहुंचता हूं आदरणीय ठाकुर दास जी के पास। आप हिमाचल से ही हैं और योगहार की लगातार इस मंच पर आपकी वार्ता हम सुनते हैं, मार्गदर्शन सुनते हैं। तो आपका स्वागत है सर। और आपका हैंड रेस था, आपका प्रश्न क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है और आप आज के मुख्य वक्ता जी से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा सभी मित्रों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये टमाटर जब तैयार होता है तो उसमें एक काला धब्बा आता है। उसके लिए ये किसान भाई जो मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश डालें उस पे। आप कैसे कंट्रोल करते हैं या फंगीसाइड की जितनी भी जो डेफिशिएंसी जो भी है, बीमारियां हैं, उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं? मतलब हेलो, जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। आपने बोला कि जिसमें आप काला मैं धब्बा लग जाता है, जी, टमाटर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें लग जाता है। हाँ हाँ। तो आपका खेत कैसा है, जैसे ढलानदार है या नहीं, अमूमन प्लेन? देखा गया है इसको। मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो फंगीसाइड जितनी भी है, हाँ आप जी। क्या क्या यूज करते हैं मतलब इस पे? हमारा तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मेरा है प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा सा। मैं खुद SPNF का किसान हूँ। जी जी। अ, तो हमारा ऐसा है कि जीवामृत उसका आप छिड़काव करते रहेंगे ना, जैसे कि आपने टमाटर लगा दिए तो हफ्ते की एक बार जरूर करना। वैसे करते रहेंगे तो जैसे कि कोई फंगिसाइड आना शुरू होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। आप सोचते हैं कि जैसे कि टमाटर बड़ा हो गया उसके बाद कर रहे हैं आप, तो
उसमें बीमारी का रुकना फिर नामुमकिन है। तो आप जरूर करें, जीवामृत की स्प्रे जरूर करें। मैं आशा करता हूं कि आपको इसका अच्छा से अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेगा। खाली जीवामृत? खाली जीवामृत, उसमें आपने गुड़, गोबर, गौमूत्र। नहीं, चलो जो भी है जीवा मैं समझ रहा हूँ। जीवा मेरे कहने का मतलब खाली जीवामृत की स्प्रे करनी है, बाकी नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप, हमारा कॉन्सेप्ट है जहर मुक्त खेती करना। अब जहर तो हम उगा रहे हैं, खा रहे हैं, खुद खिला रहे हैं, तो बीमारी का सर्कल घूमता जा रहा है। तो मतलब कम से कम यूज़ करो। जी जी जी। और तो ये जो खाद में आप घन जीवामृत डालते हैं या खाली गोबर डालते हैं? मला घन जीवामृत भी डालते हैं। बाकी जैसे आपके पास होगा, जैसे कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना गोबर होगा ना, अच्छा। वही खाद का ऐसा मिश्रण बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप एक एक लाइन में करना खाद का इस्तेमाल, और एक में करना अपने गोबर का इस्तेमाल। देखना कौन सा टमाटर आपका लंबा चलेगा, खाद वाला चलेगा या फिर वो गोबर वाला चलेगा। और अच्छी क्वालिटी भी देखना, और टिकाऊ रहेगा आपका गोबर का जो टमाटर होगा, उसमें टिकाऊ रहेगा। नहीं, और इसमें आपने कहा 3 गाय है आपके पास देसी कितनी है? बोला देशी हमारे पास एक है, जिसका हम उसमें स्प्रे का, जैसे घन जीवामृत बनाते हैं, और उसमें जीवामृत का छिड़काव के लिए उसका गौमूत्र इकट्ठा करते हैं। उसके आगे भी है कोई, मतलब बच्ची बुच्ची है? जी जी, है, उसकी है। तो कौन सी देसी गाय है? या पहाड़ी है या क्या नाम, साहिवाल या दूसरी नहीं नहीं नहीं, देसी दूसरी है, है? जैसे होती है ना गांव में थी देसी गाय, अच्छा, वैसी। पहाड़ी जो छोटे किस्म की है। जी जी जी, बिल्कुल छोटी जैसी होती है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हाँ वो। हाँ 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 हाँ, हमारे भी इधर है। हाँ। चलो, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद। और ये जानकर और भी प्रसन्नता हो रही है, और आदरणीय सदस्यों तक ये सूचना भी कि जो 2 जिले के 2 किसान वार्तालाप कर रहे हैं, कुल्लू से और मंडी से, ये वार्तालाप हिमालय की वादियों से हो रही है। और मंच है योगाहार। तो योगाहार की इस मंच पर उपस्थित आदरणीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा, जिससे ये सहूलियत होती है कि आपके पास सीधे आया जा सकता है। हेलो। कम दूरी, जी जी, कम दूरी में हम आपके पास आ सकते हैं। जी जी, आदरणीय ठाकुर सर। हेलो। जी बोलिए बोलिए। ये मैं जानना चाहता हूँ नंबर जी। जी, नंबर मिल जाएगा आपको। आप साझा नंबर कर लेते हैं। जी, नंबर अभी थोड़ी देर में इस मंच पे इसी आप चैट बॉक्स में साझा हो जाएगा। और मैं इसी निवेदन के साथ आदरणीय सदस्यों तक पहुंचता हूं। और अभी हैंड रेज का कुछ मुझे रुकनी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय एम एल गौर सर। आप नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं। आप अपना प्रश्न रखिएगा। जी ओम, बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर, जिसमें एक नई जगह की नई जानकारी मिलते हुए उसमें सर ने भी बताया कि टमाटर में एक खाद और गोबर, क्या गोबर डायरेक्ट डालते हैं क्या उसको? मैं वो नहीं सुन पाया था। गोबर ऐसा है, उसमें ताज़ा गोबर नहीं डालना है। हाँ, वही तो गोबर आप बोले। जी जी। हाँ, वैसे हमारे गांव में बोलते हैं गोबर ही है ना, तो खाद का मतलब हमारा वो केमिकल वाला हुआ। अच्छा अच्छा। तो गोबर का ऐसा है कि उसको हम एक ऐसी जगह रखते हैं, स्टोर करते हैं, एक टैंक जैसे बनाते हैं ना, नहीं नहीं, वो वहाँ तो पे। ठीक है सर, वो तो हम लोगों के यहाँ पे भी है। हाँ हम लोगों के अभी ये भी है, या तो सादा टैंक है या गोबर गैस है, वो तो है। हाँ। उसकी जो सैलरी बनती है वो तो खैर यूज करते ही हैं। पर जी आपने जी, जैसे गोबर बोला तो मैं बोला पता नहीं डायरेक्ट डाल दिया। नहीं नहीं, ताज़ा गोबर नहीं। जी 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 ताज़ा ओम। गोबर हम एक ही चीज़ पे, जो कि हमारा जापानी का पेड़ होता है ना, उसमें ताज़ा गोबर डलता है। बाकी किसी भी पौधे में ताज़ा गोबर नहीं डलता। ना ही हमारे जो टमाटर में
नहीं वो तो हम लोगों के यहाँ भी नहीं डलता, बट वो हाँ जी जी ओम। वही। जी, जी सर, धन्यवाद। और वास्तव में जो पहाड़ी अंचल है, खासकर हिमालयी क्षेत्र है, उसमें जो खाद को ये समझा जाता है ये बाज़ार वाली खाद है, और गोबर को जो सड़ी-गली जो खाद होती है उसे गोबर, इसलिए वो गोबर का प्रयोग कर रहे होंगे शायद। और छोटे-छोटे चैम्बर बने रहते हैं, या ऐसी जो जगह होती है जिसमें कि बारिश के पानी से गोबर बहे नहीं, ऐसी जगहों पे रखा जाता है, और दो कुछ समय में वो अच्छे से भुरभुरी खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट जैसी बन जाती है। और इसी बात के साथ मैं पहुँचता हूँ पुनः नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, और वहाँ से आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका स्वागत है। कृपया अपनी बात रखिएगा। जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो टमाटर उगाने की जो विधि बता रहे हैं वो बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी टमाटर के विषय में जानकारी। कितनी दूरी पे आप टमाटर लगाते हैं, और आपका रेजिस कैसे बनाते हैं? पाली जो मैं देख रहा था आपके खेत में, बहुत अच्छी पाली बनी हुई थी, तो वो किस चीज़ से बनाते हैं आप? टमाटर का जो हम लाइन डालते हैं ना, हाँ, जो बेड लाइन, बनाया आपने। हाँ जी, हाँ जी। जो लाइन टू लाइन है वो हमारा रहता है यहाँ से 2.5 से 3 फीट तक, जी, ताकि टमाटर का फैलाव ऊपर-ऊपर को बढ़ जाता है ना, जैसे फूल होंगे तो ऊपर से फैलाव आएगा, फल आएँगे तो फैलाव रहेगा। तो इसलिए लाइन टू लाइन जैसे 2.5 से 3 फुट तक होना चाहिए, ताकि बीच में से आने-जाने के लिए कोई समस्या ना हो। जी, और टमाटर से टमाटर की दूरी 10 से 12 इंच होनी चाहिए ज़रूर। अगर आप जी, उसमें 5 से 6 इंच की दूरी पे लगाएँगे तो ऐसा है, आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। जैसा कि दूरी रखेंगे तो जड़ें अच्छी ढंग से फैलेगी और अच्छी ग्रोथ लेगी और अच्छा उत्पादन होगा, और आपको हर चीज़ में, और आपका फल भी टाइम से पकेगा, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बेड काय से बनाते हैं आप? हाँ, थोड़ा-थोड़ा, जैसे कि ये हमने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बरसात का टमाटर हाँ, लगा रहे हैं बेड हम, बड़े बारिश अच्छे के दिख पानी रहे हैं से। आपके बेड। हाँ, इसमें बेड बनाना पड़ता है ताकि पानी टिके ना, बीच में से नाली और डालनी पड़ेगी, इधर का फंगस भी पानी इधर से। फंगस भी कम आती होगी बेड के कारण आपके उसमें। जी, जी, फंगस वही तो है ना, बारिश में फंगस का आना बहुत रहता है, तो उसके लिए हम पहले ही कर देते हैं, बेड बनाना पड़ता है हमारा। जी, जी। वो आपके बेड में काय से बनाते हैं आप? बहुत अच्छे बने हैं बेड। वो फावड़े से बना लेते हैं, ऐसे बनाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है इसमें ना, तो टमाटर का बचाव ठीक है इसमें। टमाटर की जो बेल आप काय पे चढ़ाते हैं फिर? उसमें हम बाँस का डंडा लगाते हैं, जैसे कि हो गया आपका 3 से 4 फीट की दूरी पे लगाते हैं, बाँस का डंडा। बाँस का डंडा लगा दिया, तो हमारा ऐसा है, पहले हम यहाँ करते थे ऐसे, बाँस का डंडा लगा दिया, ऊपर से एक तार लगा दी, और एक सुतड़ी से एक-एक टमाटर को बाँध के ऊपर लटका दिया, जैसे ऊपर से नीचे को। अब वो जी, जी। हमने यहाँ पे अब काफ़ी टाइम हो गया, वो पुरानी विधि से काम करना छोड़ दिया। अब नई विधि से, जैसे कि अब आता है बाज़ार में एक सुतड़ी आती है प्लास्टिक की, तो उसको हम घुमाते हैं गोल-गोल। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप कौन-सी वैरायटी लगाते हैं टमाटर की? यहाँ पे लगता है हमारे जो यहाँ का जो हर जगह का अलग-अलग है। जैसे कि यहाँ पे जी, हिम सोना टमाटर नहीं होता, तो यहाँ से जी, 5-10 किलोमीटर आगे वहाँ पे हो जाता है। जो हमारे यहाँ होता है टमाटर, वो वहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ की मिट्टी, ज कहीं पे चिकनी मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है, तो हर जगह पे अलग-अलग वैरायटी लगती है। जो हम लगाते हैं, वो लगाते हैं हम 816 और 920, उसमें बहुत ही अच्छा पैदावार होती है उसमें। जी। एक पेड़ तकरीबन कितना फल दे देता होगा आपका? एक 10 पेड़ किलो, 20 किलो कितना दे देता अच्छा, है? आप उसको मेंटेन करेंगे तो हाइट तो उसकी जाएगी 6 से 7 फीट, जी, और एक पेड़ से हम 10 से 15 किलो बड़े आराम से निकाल देते हैं। बहुत अच्छा।
तकरीबन 1 एकड़ में आपके प्लांट आपने बताया कि जो दूरी है 3 फीट है रो से रो की, हाँ और जी, प्लांट से प्लांट आपने 12 इंच से 8 इंच बताया। हाँ 10 से 12 इंच। 10 से 12 इंच, बहुत अच्छा। आप जब प्लांट का जैसे प्लांट रोपा तैयार करते हैं तो रोपा काय में आप तैयार करते हैं, क्यारियों में करते हैं या कोई उसमें? नहीं, क्यारियों में करते हैं, सिंपल सा है। जैसे बरसात की जो पौध तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे, तो जी उसका जो हम बेड बनाते हैं तो उसको हम जी 10 से 8 से 10 इंच ज़मीन से ऊपर रखते हैं। जैसे मिट्टी को इकट्ठा करना और उसका थोड़ा-सा बेड की तरह उसको जी जी थोड़ा-सा जी ऊँचा करना है। तो उसी जी। तरह हाँ, से हम जमीन से उसको 4 इंच ऊपर करके बेड बनाते हैं आप, है ना? हाँ, तो जैसा ज़्यादा पानी होगा तो उससे ज़्यादा ऊँचा करना पड़ेगा। पानी नहीं इधर-उधर टिकना चाहिए ना उस हिसाब से। और उसमें फिर जी जी वही वो पुराने गोबर डाल दिया, जी। और गोबर से ऐसा गाय तो गोबर पौध की बहुत खाद में अच्छी हो रोपा जाती है, तैयार और करते हैं। जी, हाँ, पौध बहुत अच्छी हो अच्छा जाती है है इसमें ना आप। जी जी। अच्छा, आप इसके अलावा और क्या लगाते हैं? जैसे टमाटर हर साल एक ही खेत में लेते हैं या बदलते हैं उसको? नहीं, नहीं, उसका है कि एक साल में मतलब अब की बार यहाँ लगा दिया, फिर जगह चेंज कर दी, फिर दूसरी बार और जगह मकई लगा दी उधर, कई बार गेहूँ, जहाँ पे हाँ, ये सरसों बहुत लगाते हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट हमने है कि आप लहसुन बीज दिया। जो जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जगह बदलते हैं, ये बहुत उपयोगी है। और ये सभी भाइयों को समझने की भी ज़रूरत है कि जो खेत में आप एक बार लगाते हैं, तो दूसरे साल उसको जगह आप बदल देते हैं। ये बहुत अच्छा है, और आप टमाटर में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई कि किसानों के घर खूब सारा पैसा आना चाहिए। जी ओम, प्रणाम। जी, आदरणीय धन्यवाद। आपने कृषि सांख्यिकी के साथ एग्रीकल्चर जो स्टैटिक्स है उसके साथ आपने वार्ता की, उस माध्यम से वार्ता की। आदरणीय शरद वर्मा सर बहुत ही अच्छे किसान हैं और बहुत किसान बंधुओं को खूब सपोर्ट करते हैं। और इसी बात के साथ मैं फिर से हिमाचल प्रदेश पहुंचता हूं। हिमाचल प्रदेश की शिमला से जुड़ी हैं आदरणीय पिंकी बहन जी। तो आदरणीय पिंकी देवी जी, अपना प्रश्न रखें, अपनी बात रखें और अपने पड़ोसी जिले सभी को की राधे किसान राधे। भाई। जी, जय श्री राम जी। मेरा प्रश्न भाई साहब से है कि जब आप अग्नि अस्त्र बनाते हो, क्या उसमें नीम के ही पौधे का प्रयोग करते हो या किसी और चीज का भी जो हमारे पशु ना खाते हो? जो नीम अस्त्र बनाएंगे, जो अग्नि अस्त्र बोलते हैं, उसमें हम जैसे मिर्ची हो गया, लहसुन हो गया, जी नीम के पत्ते, जो कि हमारे अभी हमने जो आपको पौधा बताया था थोड़ी देर पहले, तो उसका भी हम उपयोग करते हैं। जी। कड़ुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्या उसका हाँ जी, प्रयोग हाँ जी, करते हैं आप ठीक, लोग? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा क्या और पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे आपके जो पत्ते मतलब पशु ना खाते हो और जानवर ना जी, खाते हो। जी, जी, कर सकते हैं। जैसा कि आप मानो कि जो जैसे जिसमें अब मान जो पशु नहीं खाते। अचल में जो है नीम नहीं होता है, तो हम क्या उसमें द्रेक का पत्ते भी हम यूज कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं, पर उसमें आपने हमेशा मात्रा रखनी है मिर्च और लहसुन की ज़रूर। ठीक। नहीं, वो तो डालते ही है, लेकिन इसके अलावा मैं तो पत्तों की बात कर रही हूँ। जी, 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 जो भी हम नीम डाल के सकते पत्ते डालते हैं, तो उसी की जगह हम क्या द्रेक के पत्ते भी डाल सकते हैं? हैं, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। जी। तो उसकी मात्रा कितनी रखनी होगी हमें? जैसे कि हमारा जो पंप होता है ना, जो स्प्रे करने वाला, ये 12 से 18 लीटर का, 20 का भी होता है, तो उसमें हमने उसका थोड़ा-थोड़ा लेना है। जैसे बोल तो नहीं, 100-100 ग्राम हो गया। मैं बनाने की विधि कर रही हूँ। जैसे नीम का हम
1 किलो पत्ते लेते हैं, जैसे अग्निअस्त्र बनाते हैं तो 4 किलो गौमूत्र में हम जो है 1 किलो जो है नीम के पत्ते लेते हैं, ठीक है। तो जी। जब हम द्रे के पत्ते लेंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी? एक पंप के लिए आपने 100 ग्राम। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने जी जी जैसे हम मैं अग्निअस्त्र को बनाते हैं, मैं क्षमा याचना के साथ ये बनाते कहना हैं। चाहता हूँ दीदी। मेरी आवाज़ दीदी अगर आ रही हो, क्योंकि समय समय अपने परिवार जी। के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं फ़ोन भी साझा करूँगा और निवेदन करूँगा आदरणीय श्री राम जी से कि वो अगले दिन भी इस मंच पे आएँगे, तो वार्तालाप आगे बढ़ाई जाएगी। अभी हम क्योंकि इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा वार्ता आगे बढ़ सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है और मैं हिमाचल प्रदेश से पुनः पहुँचता हूँ झारखंड। झारखंड से ओंकार नाथ जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी का हैंड रेज़ है, कृपया आप अपनी बात रखिएगा। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा मुख्य अतिथि जी से प्रश्न है कि आप कौन सा सीजन में टमाटर लगाते हैं? अभी क्या अभी सालों भर लगाते हैं या फिर कोई विशेष सीजन विशेष लगाते हैं? वैसा है कि जैसे हम आजकल टमाटर निकाल रहे हैं तो हम उसको मार्च में लगाते हैं, गर्मियों का टमाटर बोलते हैं उसको। तो मार्च में लगाते हैं तो जून में उसका फल तोड़ने का टाइम हो जाता है, तो उसमें जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाता है। तो आजकल हम भी टमाटर दूसरी बस साल में 2 बार उगाते हैं हम टमाटर। अभी भी हम टमाटर लगा रहे हैं। अभी अभी पानी बरसात वाला सीजन में अब क्या नर्सरी आपके यहाँ हो गया है आपकी, अभी लेट है? सॉरी। नहीं, अभी पूछना चाह रहे हैं कि ये बरसात और सीजन का जो लगाते हैं टमाटर आप, तो उसमें क्या नर्सरी अभी कर दी है कि अभी लेट है नर्सरी करने में? नहीं नहीं, अभी तो हमने लगा दिया है, पौध खेतों में लगा दिए। हमारे यहाँ ढलानदार खेत है ना, बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे ढलानदार जैसे कि पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है, तो वहाँ हमने आजकल टमाटर लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा, नर्सरी से निकाल के टमाटर खेत में लगाना शुरू कर दिया है। जी जी। अच्छा, इसमें फंगस और बीमारी बहुत पकड़ता है, इसके लिए क्या करते हैं आप? केमिकल में देते हैं या फिर ऑर्गेनिक आप दवा स्प्रे करते हैं? ऑर्गेनिक जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि गौमूत्र और गोबर का जो स्प्रे है उसका मिश्रण बना के हम उसमें पहले से कर देते हैं। जैसे कि फंगस होता है, जैसे इसको थोड़ा सा हाइट लेना पड़ता है ना, जो कि आजकल हम टमाटर लगाते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी इकट्ठा करके उसको टमाटर लगाना पड़ता है ताकि पानी उसमें टिका ना रहे और फंगस से भी बचाव रहे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय ओंकार नाथ जी। आपकी ये वार्ता सुंदर रही और अभी मुझे कुछ हैंड रेज़ दिख नहीं रहे हैं। आदरणीय पिंकी देवी जी, उनका प्रश्न कुछ लंबा था और संभवतः वो लेफ्ट हो गई हैं, तो अभी हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुँचता हूँ और निवेदन ये करता हूँ, क्योंकि जबकि समय भी संकेत दे रहा है, ऐसे में कृपया आज की योग कक्षा, आज की मुख्य वक्ता जी के जो वक्तव्य हैं उस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन आपसे पहले मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी तक पहुंचता हूं, कृपया अपनी बात रखिए। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और वार्ता बहुत अच्छी रही, नए विषय टमाटर पर चर्चा हुई। सर, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो योगाहार में जुड़े हुए सदस्य, गुरुवार कल शाम को जो चर्चा हुई थी, जो कि अपने ट्राइकोडर्मा के ऊपर जो प्रशिक्षण चल रहा उसमें, तो कितने लोग जुड़ पाए थे और कितने नहीं जुड़ पाए? और मेरा आग्रह है कि जो भी हमारे योगाहार के सदस्य है, यदि वो उस प्रशिक्षण में जुड़ेंगे तो निश्चित उनको लाभ होगा। जियो, तो जो सदस्य जुड़े थे यदि वो हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा।
3 3 3 3 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जी ओम लगभग 13 सदस्य हमारे जुड़े हुए थे। हम और निवेदन करेंगे कि बाकी के सदस्य भी अपना फॉर्म भर दें और इसमें जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें फायदा होगा। जी ओम। और यदि आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे योगाहार के ग्रुप से किसी भी व्यक्ति से फोन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। जी ओम। रात को 40-39 लोग जुड़े थे टोटल। जी हाँ, पूरा सभी लोग जुड़े हुए थे रात। हाँ मतलब वो अलग थे अपने योगाहार के कितने जुड़े, बस मैं योगाहार से जानना चाह रहा था कि जो जिन लोगों के पास सूचना नहीं पहुंच पाई होगी या किसी कारण से नहीं पहुंच पाए होंगे या वो नहीं जुड़े हैं तो उनको एक मौका है कि वो ये जो एक शाम को जो चर्चा हुई ट्राइकोडर्मा बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है तो उससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो फंगस वाली समस्या आ रही है उससे आप लोग जो है मुक्ति पाएंगे। जियो दादू हेलो। जी जी दादू कल हम जी बोले कल नहीं, जुड़ कल नहीं की पाए थे तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई। नहीं हो। अच्छा कोई बात। हाँ कल क्या है थोड़ा समय मतलब दिन चेंज हो गया था तो हमारी टीम भी नहीं आ पाई तो कल की पर अगले बार जब होगा तो उसके रिपीटेशन निश्चित रूप से करेंगे। जियो जी 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 ओम। जी जी आदरणीय धन्यवाद। और जो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा नेटवर्क सही नहीं था, जो मुझे समझ में आया तो मुझे भी हैंड रेज करना चाहिए था तो मैं भी उपस्थित था कल, अपनी हाजिरी मैंने लगाई और मैं आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज की सभा यहीं संपन्न करने और कल की सभा में आने का निमंत्रण दें। जी 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 धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, बहुत सुंदर। आज का योग सत्र हमारी रेखा बहन देहरादून उत्तराखंड से ली, उन्होंने तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से आज हमारे योगाचार्य बहन को आदरणीय दिनेश शमवाल भाई साहब ने ही उनसे वार्तालाप की और उनको आमंत्रित किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और द्वितीय सत्र में आज हमारे मुख्य वक्ता जी को भी आदरणीय दिनेश शिमवाल जी भाई साहब ने ही आमंत्रित किया और बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने यहाँ जैविक खेती पर शेषराम जी टमाटर की खेती बहुत अच्छे, वो कटोला जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से आज हमारे योगाहार बीच में योगाहार परिवार में आए और उन्होंने बहुत सुंदर अपने यहाँ की खेती के बारे में हमें अपनी जानकारी दी, वार्तालाप की हमारे साथ, अपने अनुभव साझा किए और फिर हमारे सदन में आपसे भी सभी ने प्रश्न किए, एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे से अपने अनुभव सिखाना और बताने का ये बहुत ही सुंदर योगाहार मंच है। और इसी मंच पर आज सुबह 5:30 से सभी महानुभाव भाई बहन वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और योग शिक्षक सभी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर से नए ऊर्जा के साथ योगाहार परिवार में मिलते हैं, तब तक सबको ओम, सबको राम राम, सबका दिन मंगलमय हो। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम ओम। मैं सभी को एक मेरे मन की आनंद वार्ता सुना रही हूँ कि